नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी डॉक्टर जो केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि मल्टी पर्सनालिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सांत्वना पयासी जी की, जो ना केवल एक डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। डॉक्टर सांत्वना पयासी जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर सांत्वना जी, अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं तो आप कहीं ना कहीं एक तो बहुत सारी पर्सनालिटी, मल्टीटास्कर है एक तरीके से। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक एज अ डॉक्टर आप क्लिनिक पे भी रहती हैं, आप पेशेंट से मिलती है, एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप ग्राउंड लेवल पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटी और एक बोला जाए तो एक अलग अलग लोगों से मिलती हैं, चाहे एक क्लिनिक पे आपके पेशेंट्स हो गए, चाहे स्लम एरियाज में वहां पे रहने वाले लोग हो गए। तो जब आप इन दोनों वर्ल्ड्स को देखती हैं तो इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है आपको? दिशा, अगर मैं बात करूं कि क्लिनिक में जो लोग आते हैं, तो अगर बेसिकली मैं अगर बात करूं हेल्थ से रिलेटेड जी। अवेयरनेस की, तो जो क्लिनिक में लोग आते हैं एटलीस्ट वो अवेयर होते हैं अपने हेल्थ को लेकर कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर जब मैं स्लम्स में काम करने जाती हूँ तब मैं देखती हूँ कि लोग अपने हेल्थ को लेके उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि बेसिकली हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, हेल्थ पे हाइजीन का क्या क्या फर्क पड़ता जी। है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। एक एरिया ऐसा है जैसे क्लिनिक पे जो लोग आते हैं वो एटलीस्ट उनको पता है कि उनको हेल्थ में क्या क्या, बेसिकली अगर जी। डेंटल हेल्थ की बात करें तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर हम जाते हैं स्लम्स में तो हम नहीं बता सकते कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें सिर्फ पता होगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, बट वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। जी। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि डॉक्टर सांत्वना जी केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर भी है। इनकी कंपनी सेवेट फार्मा। तो मैम, जब आपने इस कंपनी की शुरुआत करी तो अब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप एक डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं निभा रही है। अब इसमें एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐड हो चुकी है। तो इसकी शुरुआत कैसे रही? दिशा, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने देखा कि बीइंग मतलब अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में भी एक ख्याल था कि बीइंग अ विमेन आप कोई उद्योग कैसे लगा सकते हैं या कोई एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा फार्मा सेक्टर लगा क्योंकि इसकी समझ है मुझे, जी। और इसलिए मैंने फार्मा कंपनी बनाने का और उसको इस्टेब्लिश करने का रखा। और लगभग 2 साल से मेरी ये कंपनी चल रही है और कहीं ना कहीं काफी अच्छा कर रही है। तो ये डॉक्टर होने के कारण मुझे इसमें सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना पड़ा। बीइंग अ डॉक्टर मुझे बहुत सारी फार्मा चीजों की नॉलेज थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। और जैसा आपने पहले क्वेश्चन में कहा था कि आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, जी। तो उससे भी मुझे आइडिया लगा कि लोगों की डिमांड क्या है। और एक एक मेरा इस कंपनी के माध्यम से एम भी है कि मैं दवाओं को कम रेट पे उपलब्ध कराऊं, जिससे भी लोगों को मदद मिले। तो एक तरीके का ये फिलैंथ्रोपी एक्ट भी इस कंपनी के माध्यम से हो रहा है। जी। मैम, अगर अब मैं आगे बात करूं, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की तो हमें बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और आपने तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों की शुरुआत करी है। तो आपकी लाइफ में अगर मैं करियर में बात करूं तो ऐसी कौन सी एक गलती होगी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? दिशा, नो डाउट हम बिना गलतियों के आगे नहीं बढ़ सकते। जी। एक नहीं, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने। जैसे कि चूंकि मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है तो आप कई बार नहीं समझ पाते कि आप जिस चीज में स्विच कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको कई बार फेलियर भी मिलता है। तो हालांकि मेरी जो मल्टीटास्किंग है वो एक हिसाब से अच्छी है, क्योंकि मेरे जो भी टास्क हैं वो अलाइंड है। अगर मेरा सोशल एक्टिविज्म भी है तो वो भी लोगों के साथ है, जी। लोगों का काम करना है। मेरा क्लिनिक भी है तो मैं लोगों के हेल्थ के लिए काम करती हूँ। फिर मेरा जो फार्मा कंपनी है वो भी ऐसा है कि वो लोगों के लिए है। तो हर कुछ एक अलाइनमेंट में है।
हाँ, गलती ये करते हैं कि कई बार पेशेंस नहीं होता है, लगता है कोई चीज़ जल्दी हो जाए या आपने जो चीज़ें डिसाइड की हैं, तो वो जल्दी फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी गलतियों से मैं गलती तो एग्ज़ैक्टली नहीं याद है कि ऐसी कौन-सी बड़ी गलती जी, की, लेकिन गलतियों से मैंने सीखा क्या कि पेशेंस सीखा है। जी, स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंस नहीं होता है, तो धीरे-धीरे करके पेशेंस सीखा कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तभी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। और कहीं न कहीं आज के टाइम पे पेशेंस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं यूथ की बात करूँ, जो बच्चे आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि उनके अंदर कहीं न कहीं पेशेंस नहीं रहा है अब। उन्हें हर चीज़ कहीं न कहीं बहुत अर्ली एज में बहुत जल्दी चाहिए और जब उन्हें नहीं मिलती तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि कहीं न कहीं लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, जिससे उनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। दिशा बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। देखिए सबसे ज़्यादा किसी पर्सनैलिटी में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। जी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपको सक्सेस अगर मिल भी गई तो आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और हुँ। देखिए सक्सेस का अपना एक पेस होता है। कभी सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है, एक प्रॉपर काम करना पड़ता है। कुछ लोगों की बात नहीं कहती कि उनके डेस्टिनी या जो भी है उनके साथ कि उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। बट एवरेज ऑफ द पीपल को एक वर्क हार्ड करना पड़ता है, उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और फिर आपकी किसी भी मेहनत का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र होना चाहिए कि हमें धैर्य रखना चाहिए। आपकी जो मेहनत है आपको मिलेगी। मेबी वो डिले हो रहा है, मेबी उसमें वक़्त लग रहा है, लेकिन आपने अगर मेहनत की है तो अल्टीमेटली वो आपको मिलेगी। और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, थोड़ी देर में ही सही उसका फल उन्हें मिला है। जी। मैम अगर अब मैं बात करूँ आपकी बुक की, आप एक ऑथर भी हैं कहीं न कहीं विमेन के ऊपर और बहुत सी चीज़ों पे आप कविताएँ भी लिखती हैं, बुक्स भी लिखती हैं। तो अगर मैं आपका एक शीर्षक लूँ स्त्री का पुरुषार्थ, ये शीर्षक चौंकाने वाला है, कहीं न कहीं चौंकाता है, स्त्री का पुरुषार्थ। तो इस शीर्षक के पीछे की कहानी या कोई विचार आपके दिमाग में हो? दिशा पुरुषार्थ बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि पुरुषार्थ सिर्फ पुरुषों के जी। लिए है। तो इस बुक का जो टाइटल स्त्री का पुरुषार्थ रखने का मतलब ये था कि स्त्री के भी पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मतलब स्त्री भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीती है अपनी पूरे लाइफ टाइम में और उसके बाद भी। तो ये टाइटल के पीछे स्टोरी ये है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जी। कि उसमें जो भी कविताएँ हैं वो मैंने 4 पार्ट में बाँटी है। कि इस बेसिकली एक सिंबॉलिक टाइटल दिया था मैंने कि स्त्री अपने जीवन काल में ये चारों पुरुषार्थ किस तरह से जीती है और वो उस तरीके से सेगमेंटाइज करके मैंने उसको ये शीर्षक दिया था और उसमें कविताएं भी उस तरीके से अरेंज की गई हैं तो वो पढ़ने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि क्या क्या है जी। और कभी होगा तो हम उसमें भी बात हाँ करेंगे। जी। तो मैम जब भी आप कोई कविता लिखती हैं या आप लिखने बैठते हैं पहली बात तो हर इंसान मुझे ऐसा लगता है कि सोचते सब है, दिमाग में सबके ख़्याल आता है, पर उनको सही शब्दों के साथ लिख बहुत कम ही लोग पाते हैं। तो कोई एक ऐसी भाव या कोई ऐसा शब्द जब भी आप लिखने बैठे तो लौट कर बार-बार ही वो आपके दिमाग में आए? दिशा क्या है कि बीइंग अ विमेन बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ते हैं, जी। बहुत सारे स्ट्रगल आपको सोसाइटी में करने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो मेरी मोस्टली कविताएं जो हैं वो विमेन स्ट्रगल से ही रिलेटेड हैं। तो जब भी मेरी कविताएं स्टार्ट हालांकि कविता मेरी हॉबी है, मैं कभी ऐसे लिखने नहीं बैठती हूँ। जब मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ या कभी मैं थोड़ा बहुत फ्री बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में कविता चलती है। तो हमेशा यही होता है कि जो भी कोई स्ट्रगल या कोई हार्डशिप मैंने फेस की है तो वो उस रूप में निकल कर आती है। और जैसे मैं कहूँ कि एक कविता है मेरी सुनो लड़की करके, तो उसकी बस 2 लाइनें हैं कि बहलाएँगे, फुसलाएँगे, ललचाएँगे और देंगे धमकियाँ भी वो, लेकिन तुम झुकना मत, अपनी नज़रें नीची मत करना, प्रस्फुटित होती रहना, अंकुरित होती रहना। तो बेसिकली ये है कि जो भी हार्डशिप हुई है आगे बढ़ने में, तो वो मेरी जी। कविताओं के माध्यम से निकलती है, वो स्ट्रगल मेरा कविताओं के माध्यम से प्रेज़ेंट होता है। अब मैं बात करूँगी आपकी बुक भारतीय नारी स्थिति और गति की।
तो कहीं ना कहीं इस बुक में आपने नारी सशक्तिकरण की बात करी है। तो जब ये शब्द आप सुनती हैं या लिखती है तो आपके मन में एक कौन सा दृश्य आता है? दिशा, अगर मैं नारी सशक्तिकरण की बात करूं तो और दूसरी मैं अपनी किताब की बात जी। करूं, भारतीय नारी स्थिति और गति, तो मैं पहले किताब पर आती हूँ। हाँ जी। भारतीय नारी स्थिति गति में मैंने जो पौराणिक हमारे काल में ब्रह्मवादिनियां थी उनके बारे में लिखा है। वो सशक्तिकरण का उदाहरण थी। उसमें बहुत सारी महिलाओं ने यज्ञ किया, बहुत सारी महिलाओं ने ऋग्वेद में मंत्र दिया, बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि हमारे होने का क्या फर्क है सोसाइटी में। बहुत सारी महिलाओं ने सोशल रिवॉल्यूशन किया। और आज आपको बताऊं, हमारे पास जो ये विवाह मंत्र है वो हमारी ब्रह्मवादिनी सूर्या ने दिया था। रोमशा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कहा कि अहम रोमशा, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले वो ये उनको फीलिंग थी कि आई एम समथिंग, मैं विमेन हूं, मैं रोमसा हूं। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में 2500 सालों से है। बीच में कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से हमें लगा कि नारी मजबूत नहीं है, लेकिन नारी हमेशा से मजबूत रही है। कुछ लोगों ने इसको ढांपने की कोशिश करी है, लेकिन दोबारा हम देख रहे हैं कि नारी सशक्त हो रही है। और नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने कर्तव्य निभाओ और अपने आप को प्रोग्रेस करो। ये नहीं कि आप अपने जिम्मेदारियों से भाग के अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके नारी सशक्तिकरण की बात करो। नारी सशक्तिकरण वही है कि आप अपने परिवार को लेके चलो और प्रोग्रेस करो, और जो भी आपके कर्तव्य हैं वो आप करो, और आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको निखारो, मेहनत करो और अचीवमेंट्स करो। ये है नारी सशक्तिकरण। जी। और मैम, अगर मैं आज की बात करूं, आज कहीं ना कहीं लड़कियां अपने राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर है एंड वोकल भी है। कहीं ना कहीं वो अवेयर है और उन्हें पता है कि हमें अपने राइट्स का कब यूज करना है। और मैं बात करूं फेमिनिज्म की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे फेमिनिज्म कहीं ना कहीं दो पार्ट में बट चुका है। अगर मैं बोलूं एक फेमिनिज्म का वर्ड, तो इस वर्ड से लोग कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं असली फेमिनिज्म को लेकर। तो अगर आप फेमिनिज्म, जो असली फेमिनिज्म है, अगर उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले दिशा मैं ये बताऊंगी कि ये जो फेमिनिज्म है ये टोटली इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म लाने के लिए आपको पहले इंडियन वुमेन की परिस्थितियां जाननी पड़ेंगी। देखिए, अगर हम मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म की बात करें तो यहाँ पे नारियां अभी नारी मतलब बहुत सारी वुमेन ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और हम उनके लिए बात नहीं कर सकते कि आपको कपड़े उतारने की आजादी है। ठीक है, आप एक डिफरेंस समझो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि विमेन को कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने उसकी आजादी उन्हें चाहिए, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी तक बहुत बड़ा एक तबका है जिसमें विमेन को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो हमें पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नारी सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। हमें पहले यहाँ की विमेन्स को एम्पावर करना चाहिए, फिर उनकी फ्री विल पूछना चाहिए कि अब आप क्या चाहते हो। अभी हमारे पास एक ग्राउंड लेवल का टास्क है कि महिलाएं पहले पढ़ लिख जाएं, पहले उनके पास एक बेसिक सुविधाएं हो, उनको सुरक्षा प्रदान हो। आप देखो, रोज कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, किसी न किसी महिला की हत्या हो रही है। जब तक ये बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होंगी, हम क्या फेमिनिज्म की बात करते हैं। फेमिनिज्म का ये मतलब थोड़ी ना है कि मतलब आप कपड़े उतार दो और कुछ भी अलग से अलग बातें करो। मैं नहीं मानती इस फेमिनिज्म को। जी। लेकिन अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म बहुत जरूरी है कि, पर आज के टाइम पे लोग ना कहीं नेगेटिव लेते जा रहे हैं फेमिनिज्म को, क्योंकि वो आपने जैसा अभी मेंशन किया कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊं, तो आज के टाइम पे इतने जागरूक होने के बावजूद रेप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आज भी हो रही है। आज भी अगर आप गांव में जाओ तो बहुत सी लड़कियां, अगर आप घर पे जाओ किसी के, तो ऐसा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ बेटे पढ़ रहे हैं, बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। अगर गांव में सरकारी स्कूल अवेलेबल है 5वीं तक है तो वो 5वीं तक पढ़ रहे हैं। पर जहां बाहर जाने की बात आती है तो आज भी बहुत सी लड़कियां अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। दिशा, इसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार नहीं है। जैसा मैं
पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में आपको कह रही थी कि बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे नारियों को, स्त्रियों को, बच्चियों को बेसिक अधिकार अवेलेबल नहीं है, उनके बेसिक राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, हमारी सोसाइटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है जी। सबको अपने राइट्स पता है, लेकिन विमेन्स को अपने राइट्स अभी भी नहीं पता। विमेन अगर आवाज उठा भी रही है तो इस डर से लोग उसकी आवाज दबा देते हैं कि कहीं ये उन पर हावी ना हो जाए, कहीं उनसे ये आगे ना निकल जाए। दूसरी बात, महिलाएं भी महिलाओं को दबाती हैं। बहुत आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भी दूसरी महिलाओं को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। आप गांव की बात छोड़ दो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लो, आप पॉलिटिक्स में देख लो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि महिलाओं को नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है। और तीसरी चीज, महिलाओं को खुद को भी उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, तो क्यों ना हम एक शॉर्टकट अपनाएं और किसी तरीके से हम मेहनत ना करें। तो ये तीनों फैक्टर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये हर फैक्टर पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, तभी महिला सशक्तिकरण हो सकता है।